तो साथियों, मैं अपनी बात शुरू करता हूं, क्योंकि हम लोग राजा महाराजाओं की संतान है। वो अपना इतिहास नहीं बना सकते, ये हमारे महापुरुषों ने कहा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। तो कितने लोग जानते हैं कि हम लोग राजा महाराजाओं की संतान है। गौतम बुद्ध जिनके पिता शुद्धोधन वो अपने बहुजन समाज से ही थे, वो राजा रहे। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बृहदत्त मौर्य तक 11 शासक वो हमारे समाज के थे, उन्होंने शासन किया। और सबसे बड़ा शासन हमारे पूर्वज महान सम्राट अशोक ने किया। महान सम्राट अशोक के शासन में पूरे देश में उनका शासन चलता था। जैसे कहते हैं अंग्रेजों के जमाने में सूर्यास्त नहीं होता था, ठीक उसी प्रकार से महान सम्राट अशोक के शासन में भी सूर्यास्त नहीं होता था। सारी दुनिया पर उन्होंने शासन किया। तो हम जो वंशज हैं, हम राजा महाराजाओं के वंशज हैं। लेकिन जैसे मानव कांति राम साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर हम अपने पराओं पर फर्क करना छोड़ देंगे, अपने पराओं को नहीं पहचान पाएंगे, तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। यह गलती हमारे पूर्वजों से हुई। बृहदत्त जो 11वें शासक रहे, उनसे ये गलती हुई, क्योंकि महान सम्राट अशोक ने एक जाति विशेष पर पाबंदी लगा रखी थी। इनको न्याय चरित्र में नहीं होता, ये अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते, और ये देशद्रोह का कोई कार्य नहीं कर सकते थे। और उनको हम आज ब्राह्मणवाद कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, मनुवाद कहते हैं। इनको महान सम्राट अशोक ने, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने इनको बैन कर रखा था। ये गलती हमारे पूर्वज बृहदत्त मौर्य से हुई, क्योंकि उन्होंने इन्हीं समाज में से एक पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मण समाज से था, उसको उन्होंने अपना प्रधान सेनापति बना लिया। और उस गलती का परिणाम क्या हुआ? उस व्यक्ति ने अपनी बहन से उसकी शादी करा दी, और दोनों बहन भाई ने मिलकर के बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी। बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद में जो उस समय गौतम बुद्ध धर्म हमारे देश में था, लगभग 84,000 भिक्षुओं को उस पुष्यमित्र शुंग ने उनकी गर्दन कटवा दी। उसने ये ढिढोरा पीट दिया था, जो भी व्यक्ति भिक्षु की बंदे की गर्दन काट के लाएगा, उसको मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो ये कर करके उसने 84,000 हमारे बंदे और भिक्षुओं को उन्होंने मौत की घाट उतार दिया। और वहीं से ये ब्राह्मणवाद शुरू हो गया। वहीं से गौतम बुद्ध का धर्म धीरे धीरे उसका पलायन शुरू हो गया, और ब्राह्मणवाद आज ऐसा हावी हो गया कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे पूर्वजों को क्या हालत थी, कितनी गुलामी करते थे। खाने पीने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। सभी ने बताया, तालाब से पानी नहीं पी सकते थे, अच्छा खाना नहीं खा सकते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। हमारी माता और बहनों को तो कमर से ऊपर शरीर ढकने का भी अधिकार नहीं था। कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते होंगे, लेकिन ये बात सत्य है। माँ बहन हमारी कमर से ऊपर अपना बदन ढक नहीं सकती थी। अगर वो ढकती थी तो उनको उसका टैक्स देना पड़ता था। तो ये हालत उस ब्राह्मणवाद ने कर दी, जो कि एक गलती बृहदत्त मौर्य की गलती के कारण उसको वो हमारे ऊपर हावी हो गए, और उन्होंने हमारी ये हालत कर दी कि हमारे पूर्वजों को हजारों साल तक गुलामी झेलनी पड़ी। उनके खेत खलिहानों पर काम करना पड़ा, उनकी चौपालों को लीपना पड़ा, उनके पशुओं को, ढोरों को हमें चराना पड़ा, गोबर उनके उठाने पड़े, बहुत सारे गुलामी के कार्य हमको करने पड़े। एक हमारे पूर्वज की गलती से वो अपने और पराये को नहीं पहचान पाए। तो अपने और पराये को पहचानना बहुत जरूरी है। आज का फिर वही समय, आज फिर हमें अपना और पराया पहचानना है। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इससे पहले भी हम एक राजनीतिक पार्टी को वोट करते थे। इससे पहले भी हम एक राजनीतिक पार्टी के सपोर्टर थे। इससे पहले भी हम एक राजनीतिक पार्टी को तन मन धन से दे करके सपोर्ट करते थे।
इससे पहले भी हमने 4 बार उस राजनीतिक पार्टी को उत्तर प्रदेश में शासक बनाया। इससे पहले भी हमने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। और आज हम देख रहे हैं हमारी माता और बहनों पर कितने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। सरेआम पकड़ा जाता है, सरेआम बलात्कार किया जाता है, हमारे जवानों को सरेआम मार दिया जाता है, हमारे नागरिकों को मार दिया जाता है, हमारे लोगों को हत्या कर दी जाती है। और पुलिस में जब हम रिपोर्ट कराने जाते हैं तो थानेदार रिपोर्ट लिखने से पहले पूछता है तो भाई किसी जाति का। अरे भाई, संविधान के अनुसार आपको जाति पूछने के अधिकार है। जिसने कोई कांड किया है, जिसने गुनाह किया है, जिसने बदमाशी की है, आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखिए। रिपोर्ट लिख करके आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? जिनको हमने 4 बार जिन पे हमने विश्वास जताया वो आज अपने घरों में चुपचाप बैठे। उनके नेता कोई भी समाज में बाहर निकल के नहीं आ रहा। जिनको उन्होंने कमान सौंप रखी है, चाहे उनका भाई हो, चाहे उनका भतीजा हो, चाहे उनका कोई भी रिश्तेदार हो, आप बताइए किसी भी कांड को आता। मूछ रखने पर जब हत्या की गई, कोई पहुंचा वहां पर? कौन पहुंचा? आपके भाई चंद्रशेखर आजाद पर। एक 11 साल के बच्चे को मटकी छूने पर उसकी हत्या कर दी। कौन पहुंचे वहां पर? उनमें से कोई पहुंचा? नहीं पहुंचा। वो आपके भाई चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। एक बच्चे को आत्महत्या इसलिए करनी पड़ी कि वो अपने पिता का मान सम्मान वापस नहीं कर पाया। और आत्महत्या करने से पहले उसने एक नोट छोड़ा कि मैं चाहता हूँ भाई चंद्रशेखर आजाद जी आए और मेरी जो पिता है उसको आकर के अग्नि दे। तो वहाँ कौन पहुंचा? वहाँ वो लोग नहीं पहुंचे जिनको 4 बार हमने तन मन देकर के शासन बनाया। 4 बार हमने उनको कुर्सी पर बिठाया, उनमें से कोई नहीं पहुंचा। वह कौन पहुंचा? वह भाई चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। उस बच्चे का जो पत्र उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर जाऊँ। 4 बार उनको रोका गया। पहली बार जब वो एरोप्लेन से गए तो उनको हवाई अड्डे से वापस कर दिया। दूसरी बार जब वो ट्रेन से गए तो उनको रेलवे स्टेशन से वापस कर दिया। तीसरी बार गए, तीसरी बार भी उनको वापस कर दिया। चौथी बार वो बच्चे बचाते, छुपते छिपाते, कहीं बस से ट्रेवल किया उन्होंने, कहीं पैदल गए, कहीं बाइक पे गए, तब जाकर के वो वहां पहुंचे। और तब जाकर के उन्होंने उस बच्चे की चिता को अग्नि दी। वहाँ हजारों पुलिस वाले मौजूद थे। 1, 2, 10, 20, 100, 200, 500 नहीं थे। हजारों पुलिस वाले इसलिए थे कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन उनको दता बताते हुए अगर कोई पहुंचा तो वो भाई आपके चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचे। और उन्होंने भाषण देते हुए जब किताबें अग्नि दे दी, उसके बाद जब भाषण दिया तो साफ साफ उन्होंने कह दिया हजारों पुलिस वालों से आंखों में आंख डाल करके कि मैं आपकी वर्दी की इज्जत करता हूँ और वर्दी को उतार करके आ जाओ। आपको सबक ने सिखा दिया तो मुझसे कहना। तो ऐसा बहादुर नेता हमारे बीच में। तो फिर हमें अपने प्राय की पहचान करनी है। जिन लोगों ने हमें आज तक जो हमारे पक्ष में नहीं खड़े हैं, हमारे लिए नहीं बोलते हैं, हम उनको पकड़ के नहीं बैठेंगे। आज भी हमारे बहुत सारे लोग गांवों में जाते हैं तो आज भी कहते हैं भाई पार्टी तो हमारी फलान पार्टी है, हमारी फलान पार्टी है, हम तो उसको वोट देंगे। अरे भाई आप ये तो बताओ फलान पार्टी आपके लिए कर क्या रही है? वो फलान पार्टी तो घर में बैठी हुई है, महलों में बैठ करके अपना समय व्यतीत कर रही है। हजारों लाखों करोड़ उनके पास है, उनके भाई के पास है, उनके भतीजे के पास है। और उसी संपत्ति के कारण जो देश और प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आज आरएसएस के इशारे पर जो सरकार चल रही है, उसी संपत्ति के कारण उन्होंने उनको घर में बंद कर दिया। कह दिया है कि आपको तो कुछ नहीं बोलेंगे, आप तो देश की नेता है, आपसे हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तो आपके भाई आनंद को पकड़ लेंगे। जब हमारी पुलिस उन पर डंडे बरसाएगी, जब हमारी सीबीआई उनको मारेगी, ईडी उनको परेशान करेगी, तो फटाफट इस बात को कहेंगे ये धन संपत्ति हमारे पास कहां से है। गवाह भी हमारे पास होगा, सबूत भी हमारे पास होगा और आपको जेल में बंद करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अफसोस है इस बात का, नेताओं को जेल से कभी डरना नहीं चाहिए। लेकिन आज जो हजारों सालों में ऐसा हुआ है कि नेता हमारे पास ऐसा आया है जो जेल से डर रहा है। जेल तो नेताओं का घर होता है, एक पाव जेल में एक पाव रेल में, उसी को नेता कहा जाता है। लेकिन हमारी बहन जी आज जेल में जाने से डर रही है, इसीलिए हमारे समाज की हालत हो रही है।
हमारे समाज की हालत है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज हमारे बीच में आए हुए हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे आपके दुख दर्द में आते शामिल होते हैं। जनता ने उनको माना है, बहुजन समाज ने उनको अपना नेता माना है, दलितों ने उनको अपना नेता मान लिया है, पिछड़ों ने अपना नेता मान लिया है, मुस्लिमों ने उनको अपना नेता मान लिया है। और इसीलिए आपको पता होगा कि अभी पिछले साल 2024 में नगीना क्षेत्र से भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इतने बहुमत से उनको जिता के पार्लियामेंट में भेजा है कि जितने बहुमत से आपके देश का प्रधानमंत्री पहुंचा है, ठीक उससे ज्यादा बहुमत से आपका नेता पार्लियामेंट के अंदर जाकर के दाखिल हुआ। तो ऐसा नेता आपके हमारे साथ है। और जो जाकर के पार्लियामेंट में ऐसे धारता है, पहली बार ही जब उसने बोला तो किसी ने टोका, आपने सुना होगा, सभी लोग जानते हैं, उसने टोका कि आज ही भाषण देके जाओगे, उसको करा दिया, हाँ बोल ले आया हूँ, बोल के जाऊंगा और आपको सुनना पड़ेगा। और उन लोगों ने सुना। आज तक देखिए किसी भी सांसद की हिम्मत नहीं, 543 सांसद में से एक भी सांसद की हिम्मत नहीं है। जब भाई चंद्रशेखर आजाद बोलने के लिए खड़े हो तब कोई भी बोलने के लिए खड़ा हो जाए, कोई भी वोटिंग करते, कोई भी शब्द निकाल दे। ये ताकत है भाई चंद्रशेखर आजाद जी की, ये ताकत है आप लोगों की, ये ताकत है बहुजन समाज की कि एक ऐसा नेता हमारे बीच में है कि जब एक बिल के ऊपर बहस हो रही होती है तो उनको टाइम नहीं दिया जाता है। तो आपने देखा, उस वीडियो को देखिए, बड़े गौर से देखने वाला वीडियो है। ऐसे करके आगे निकाले गुस्से करें, दलितों से टाइम नहीं दोगे क्या? बड़े गुस्से में चेहरा देखिए उनका। किसी की भी हिम्मत नहीं है 543 सांसद में से कि ऐसी बात कह सके, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरी सांसदी नहीं चली जाए, मुझे मार्शल आगे उठा के नहीं फेंक दे। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद इन सब बातों से नहीं डरते, आंखों में आंखें डाल करके अपनी बात को कहते हैं और बात को पूरी करने के बाद ही हटते हैं। अभी उन्होंने संत रविदास के छुट्टी के बारे में कहा, फटाफट जो है सरकार को मानना पड़ा। सरकार ने छुट्टी की, भाई की बात को सरकार को मानना पड़ा। तो ये ताकत भाई आपके भाई चंद्रशेखर आजाद जी में है। जब आपके भाई चंद्रशेखर आजाद जी में ताकत है तो आपको लोगों को उसका साथ देना चाहिए। अभी आगे आने वाले बहुत जल्दी 2025 में शायद चुनाव हो जाएंगे, जिला पंचायत के चुनाव होने। मैं आपसे, आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ, भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो भी कैंडिडेट केसरी चुनाव चिन्ह को लेकर के आपके वार्ड में आए, उसको जिला पंचायत का सदस्य बना करके भेज दीजिए। कि जब आप जिला पंचायत का सदस्य बनाकर भेज दोगे तो आपके जिले का जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा वो आपके आजाद समाज पार्टी का होगा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी का होगा, आपके समाज का होगा। क्योंकि जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसके पास में बहुत सारे वित्तीय अधिकार होते हैं, गाँवों में सड़कों का बनाना, बिजली का देना, गली खरंजे करना, स्कूलों में व्यवस्था कराना, सारा का सारा काम जिला पंचायत के अध्यक्ष का होता है और उसको वित्त की पूरी पावर होती है। अगर आपने अपना जिला पंचायत का अध्यक्ष बना दिया तो जो सरकार आज बदमाशी कर रही है, हमारे बस्तियों में विकास नहीं होता। बहुत सारी बस्तियां आप जाके आप जो देखिए उनमें एकदम गली खंजे टूटे होंगे, पानी बह रहा होगा, आदमी अच्छी तरह से निकल नहीं सकता है। और जो गांव के स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, जिनमें पढ़ करके मेरे जैसे लोग, मेरी उम्र के जैसे लोग, कोई IAS हुआ, कोई IPS हुआ, मैं खुद स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर रिटायर हुआ हूँ। पहले मैं बाप से में काम करता था, अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ करता हूँ। तो सरकारी स्कूलों से पढ़ करके हम लोग संपन्न हुए, तो उन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद करना शुरू कर दिया। जब जिला पंचायत का अध्यक्ष हमारा होगा तो सरकारी स्कूलों की फिर से पढ़ाई शुरू हो जाएगी, अच्छी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारे समाज में आज भी मैं समझता हूँ 70 से 80% लोग गरीब है।